तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी स्टैंडर्ड 7th यानी कि वर्ग 7वां की 9वीं कविता, जिसका नाम है सदैव सैनिका पुढेच जायचे और सब्जेक्ट है मराठी। तो आप सब अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और 9वीं जो कविता है हमारी सदैव सैनिका पुढे जायचे, ये निकाल लीजिए। आज हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता में हमें कवि वसंत बापट, इस कविता के जो कवि है वसंत बापट, उन्होंने देश के रक्षण के लिए यानी देश की हिफाजत के लिए रात दिन हमेशा अपने बॉर्डर पर तैनात रहने वाले, अपनी ज़िंदगी को अपने देश के लिए समर्पित कर देने वाले या कुर्बान कर देने वाले उन सैनिकों के ज़िंदगी के बारे में हमको इस कविता में मालूमात दी है। तो अब हम जो वसंत बापट है हमारे कवि, उनके बारे में और इस कविता के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। वसंत बापट 1922 यानी कि उनका जन्म जो है 1922 में हुआ है और उनकी जो मृत्यु है 2002 में हुई है। ये इनके बारे में जो मालूमात है अब हम वो पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कवि, 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजसी, रसिया हे काव्य संग्रह। यानी ये क्या है, बहुत प्रसिद्ध कवि है और उनकी जो किताबें हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजसी, रसिया हे काव्य संग्रह इनके प्रसिद्ध है। चंगा मंगा, अबड़कत बड़कत, अबड़कत बड़कत, आम्ही, बाल गोविंद हे बाल वाङ्मय, 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन प्रसिद्ध। यानी कि इनकी ये किताबें भी क्या है, प्रसिद्ध है। कुछ इनके काव्य संग्रह है, कुछ इनके प्रवास वर्णन है और कुछ इनके बाल वाङ्मय है। ऐसी किताबें इनकी बहुत प्रसिद्ध है। शिंग फुंकले रणी या पुस्तकातून ही कविता घेतली आहे। यानी कि शिंग फुंकले रणी यानी कि जो युद्ध की कहानी है इस किताब में बताई हुई, उस किताब में से ये जो प्रस्तुत कविता है हमको जो आज दी गई है वो कविता इस किताब में से ली गई है, जिस किताब का नाम क्या है, शिंग फुंकले रणी। प्रस्तुत कविता ही देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र झगडणाऱ्या सैनिकांच्या समर्पित जीवनाचा परिचय करून देणारी आहे। यानी कि प्रस्तुत कविता, ये जो कविता है ही देशाच्या रक्षणासाठी यानी देश के रक्षण के लिए, देश की हिफाजत के लिए अहोरात्र झगडणाऱ्या यानी रात दिन झगड़ने वाले या लड़ने वाले सैनिकांच्या समर्पित यानी सैनिक जो है हमारे जो शूरवीर है, हमारे जो जवान है, उनको समर्पित यानी उनको अर्पित की गई है। जीवनाचा उनके समर्पित यानी उन्होंने जो देश के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है, कुर्बान कर दी है, उनके जीवनाचा परिचय करून देनारा, उनके ज़िंदगी का एक हमको परिचय करके देने वाली ये कविता है। इस कविता में जो कवि वसंत बापट है उन्होंने एक सैनिक की ज़िंदगी किस तरह से होती है, वो किस तरह से अपने देश के लिए रात दिन झगड़ता है, लड़ता है और अपनी ज़िंदगी अपने देश को कुर्बान कर देता है, समर्पित कर देता है, वो इस कविता में उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए फिर सबसे पहले इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। सदैव सैनिका पुढेच जायचे यानी कि सदैव यानी हमेशा, सैनिका यानी सैनिक जो हमारे जवान हैं देश के, हमारे देश के जो सैनिक है वो सदैव यानी हमेशा पुढेच जायचे, उसको पुढेच यानी आगे, जायचे यानी जाना है, कि तुझे आए मेरे देश के सैनिक हमेशा पुढे चलते रहना है, हमेशा तुझे आगे बढ़ना है, ऐसा इसका मीनिंग है। ऐका वाचा म्हणा यानी कि सुनो, पढ़ो और कहो। हमारे साथ साथ आप भी इस कविता को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके जो मुश्किल अल्फाज है उनके उच्चार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम इस कविता को। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे, सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, मधून मेघ हे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा
भयान हासती, 10 दिशांतूनी तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे. प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पदास बांधिती. विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, न मोह भासतो गजांत वैभवी. न दैन्यही तुझे कधी रसरायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे. इस तरह से हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है. अब इस कविता के मीनिंग समझ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. सदैव सैनिका यानी के सदैव यानी हमेशा, सैनिका यानी सैनिक, सैनिक यानी के जो हमारे देश के जवान हैं, जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, हमारे जो देश के जवान, उनके बारे में यहाँ पर कहा है. सदैव सैनिका, सदैव यानी हमेशा, सैनिका यानी के ए जवान, ए सैनिक. पुढेच जायचे, पुढेच यानी आगे ही जाना है या आगे ही बढ़ते रहना है. तुझे कभी पीछे नहीं आना है, तुझे हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है. न मागुती तुआ कधी फिरायचे, न यानी के नहीं, मागुती यानी के पीछे, मागे पीछे, तुआ यानी के तुझे, कधी यानी के कभी, फिरायचे यानी फिरना है. न मागुती तुआ कधी फिरायचे यानी के तुझे कभी पीछे नहीं फिरना है या कभी तुझे पीछे अपने कदम नहीं लेना है. अपने कदम जो है वो तुझे हमेशा आगे ही बढ़ाते रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है. सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुआ कधी फिरायचे यानी कि ऐ सैनिक तुझे हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना है, कभी तुझे पीछे नहीं हटना है, तेरे कदम कभी पीछे नहीं लेना है. सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदा यानी हमेशा, तुझ्या पुढे यानी तेरे सामने, पुढे यानी के सामने, उभी असे निशा, उभी यानी के खड़ी है, क्या खड़ी है, असे निशा यानी के तेरे सामने हमेशा, निशा यानी रात्र यानी के रात, हमेशा तेरे सामने एक रात है यानी कि हमेशा तेरे सामने क्या है, एक रात का अंधेरा है, खड़ा है. सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा यानी कि हमेशा, सदा यानी हमेशा, तुझ्या पुढे यानी तेरे सामने रात क्या है, खड़ी हुई है. सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, सदैव यानी कि हमेशा, काजळी यानी कि काली काली दिशाएं, दिसायच्या, दिशा यानी कि दिशा यानी जो हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है हमारी दिशाएं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ या ऐसे जो दिशाएं हैं वो हमेशा तेरे सामने, चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, मतलब एक अंधेरा सा छाया हुआ है तेरे सामने. मधुन मेघ है नभास ग्रासती, मधुन यानी बीच बीच में क्या होता है, मेघ यानी के बादल, हे नभास यानी के आसमान को, ग्रासती यानी कि उसको ढाप देते हैं या उसको एक अंधेरा जैसे कि उसको छुपा लेते हैं, उसके आगे आ जाते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आसमान है वो बादलों की वजह से छुप जाता है, उसको वो छुपा देते हैं, उसको ढाप देते हैं. मधुन मेघ है नभास ग्रासती यानी कि बीच बीच में क्या करते हैं कि ये जो मेघ है वो पूरे आसमान को ढांप देते हैं, छुपा लेते हैं अपने अंदर. मध्येच या विजा भयान हासती, और बीच बीच में क्या होता है कि ये जो अब जब आसमान में बादल छाते हैं, पूरे तरफ अंधेरा हो जाता है, पूरे काले काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं, और फिर क्या होता है जब बारिश होने वाली होती है तो मध्येच यानी कि बीच में ही क्या होता है, या विजा यानी बिजलियाँ, जो बारिश होते वक्त या बीच बीच में जो बिजलियाँ चमकती है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बीच में ही क्या होता है, जो बिजलियाँ है वो भयान हासती, भयान यानी बहुत ही भयानक तरीके से, बहुत ही डरावने तरीके से, हासती यानी हंसती है, यानी कि जब वो सैनिक अपने काम करते हैं और वो अपने जो काम में रहते हैं, अपने देश के रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं बॉर्डर पर, तो वहाँ पर क्या होता है हमेशा मतलब अंधेरे में उनको रात दिन काम करना पड़ता है. वो ऐसा नहीं देखते कि अब दिन ख़त्म हो गया है और रात में हमें आराम करना है, उन्हें तो क्या करना पड़ता है, रात दिन अपनी ड्यूटी
करनी रहती है। और वो अंधेरी रातों में, निशा यानी रात में भी और दिन में भी, चारों तरफ जब अंधेरा होता है या जब बादल होते हैं, बरसात होती है, हर मौसम में वो क्या करते हैं, अपने देश के संरक्षण के लिए अपने खंबीर पने से, मतलब एकदम हिम्मत से खड़े रहते हैं और हिम्मत से अपने देश के लिए हर तूफान का, हर मुसीबत का सामना करते हैं। मधु न मेघ है नभास ग्रास्ती, यानी कि बीच में जो है बादल क्या करते हैं, आसमान को अपने काले काले बादल उस पे छा जाते हैं। मधेच या विजा भयान हास्ती, और बीच बीच में क्या करती हैं, ये जो बिजलियां हैं वो भयान यानी बहुत ही डरावना हंसती है, हास्ती यानी हंसती है। तो जब मतलब ऐसे वक्त में भी क्या करते हैं, वो जो सैनिक है वो अपने देश के संरक्षण के लिए खड़े होते हैं। अगर हम आम इंसान होते हैं, जब भी बारिश होने वाली होती है या कोई मुसीबत होती है तो हम क्या करते हैं, सब लोग अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन वो जो सैनिक है वो हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश के संरक्षण के लिए उन ऐसे मौसम में भी अपना सीना तान कर खड़े रहते हैं। दहा दिशांतुनी तूफान व्हायचे, यानी कि दहा यानी कि 10 दिशातून यानी कि हर साइड से, हर दिशा से, तूफान व्हायचे यानी कि हर तरफ से क्या आता है, तूफान आता है। फिर भी क्या करते हैं, सदैव सैनिका पुढे से जायचे, यानी कि फिर भी हमारे जो सैनिक है वो क्या करते हैं, हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो किसी तूफान से नहीं डरते, किसी बिजली से नहीं डरते, किसी बारिश से नहीं डरते, किसी मेघ जो है बादलों की गड़गड़ाहट से नहीं डरते। हर वक्त रात दिन वो अपने देश के लिए खड़े रहते हैं और अपने देश की हिफाजत करते हैं। प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, प्रलोभने यानी कि कोई लालच या किसी चीज का लालच होना। प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, यानी कि न लोभ प्रलोभन यानी किसी भी चीज का लालच। लोभ और प्रलोभन का एक ही मतलब होता है, यानी कि लालच, या समझो किसी चीज का मतलब किसी चीज की लालसा होना। तो वो तुमको दाविती यानी कभी तुमको नहीं तोड़ सकती, यानी कि तुमको कभी नहीं अपने तरफ खींच सकती। वो जो लोभ मोह है या किसी चीज़ की लालच है, किसी चीज़ का एक मोह है, वो तुमको अपनी तरफ नहीं ले सकता। न मोह बंधने पदास बांधती, न मोह बंधने यानी कि अपने परिवार की मोह, यानी कि जैसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र, अपने माँ बाप की फिक्र, अपने घर की फिक्र, ऐसे जो मोह बंधन है वो मोह बंधन भी क्या करते नहीं है, पदास बांधती, तुम्हारे पैरों को नहीं बांध सकती। मतलब तुम क्या करते हो, अपनी घर परिवार की सबकी कुर्बानियां देकर अपने देश के लिए वहां पर सीना तान कर खड़े रहते हो। प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, यानी कि कोई लोभ, कोई लालच, कोई लालसा तुम्हें नहीं तोड़ सकती। न मोह बंधने पदास बांधती है, ना कोई मोह बंधन यानी कि कोई भी ऐसा तुमको अपने घर परिवार से या किसी से मोह बंधन नहीं होता है। तुम वो सब कुछ छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर अपने देश की सेवा के लिए खड़े हो। पदास यानी पैरों को, बांधती यानी बांधती है, कोई भी मोह बंधन तुम्हारे पैरों को नहीं बांधते है। विरोध क्रोधवा तुलान थांबवी, विरोध यानी कोई तुम्हारा विरोध करता है या कोई तुम्हारा गुस्सा या क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। वह तुला न थांबती यानी वो तुम्हें नहीं रोक सकते हैं। विरोध, किसी का विरोध यानी कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है, कोई तुम्हारी खिलाफत करता है या कोई तुमको गुस्सा करता है या तुम्हारा जो गुस्सा है, ये कोई भी चीज़ तुमको नहीं रोक सकती। न मोह भासतो गजांत वैभवी, न मोह भासतो यानी कि ना कोई लालच तुमको अच्छा लगता है। गजांत वैभवी यानी कि जो तुम्हारे पास इतनी जो दौलत है, यानी कि तुम क्या हो, देश के सैनिक हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये जो गजांत वैभवी यानी ये जो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, तो वो ही उसके सामने तुमको कोई लालच नहीं भाता है। मतलब तुम अपने आप को बहुत ही गजांत वैभवी यानी बहुत ही वैभवी यानी कि एकदम अमीर हो तुम, और उसके सामने ये जो मोह माया है या जो भी लालच है, ये तुमको कोई दिखाई नहीं देता। तुम इतने अमीर हो, इतने तुम अमीर हो कि तुम देश की सेवा कर रहे हो, और उस देश सेवा के सामने तुम्हें कोई मोह बंधन नहीं बांध सकता या कोई लालच तुम्हें नहीं आ सकता। न दैन्य ही तुझे कदी सरायचे,
मतलब तुम इतने अमीर भी हो और क्या हो, मतलब तुम पैसे से अमीर नहीं हो लेकिन तुम इस देश के रखवाले हो, इस भावना से तुम बहुत अमीर हो। लेकिन न दैन्य ही तुझे, न तुम्हारी गरीबी कभी खत्म होने वाली है, न दैन्य ही तुझे कभी सरायचे, यानी कि ना ही तुम्हारी गरीबी कभी खत्म होने वाली है। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, हमेशा ए सैनिक तुझे आगे बढ़ते रहना है। इस तरह से इस कविता में जो है कवि वसंत बापट, इन्होंने हमें एक सैनिक की ज़िंदगी किस तरह से होती है हमें यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वो अपने देश के लिए रात दिन लड़ता रहता है और किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर देता है। हमें इस कविता में अच्छे से बताया गया है। आप भी इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इनके उच्चारों के अल्फाज करने की कोशिश कीजिए और अगर कोई मुश्किल हो तो अपने पेरेंट्स और टीचर से बात कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हम इस कविता के स्वाध्याय सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फिर आप सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। यानी नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके हमको 1-2 अल्फाजों में या 1-2 लाइन में इसके जवाब लिखने हैं। अ, सैनिक नेहमी मनाशी कोणते ध्येय बाळगतो, यानी कि सैनिक जो है, जवान जो है हमारे देश के, वो हमेशा कौन सा ध्येय अपने पास रखते हैं या क्या उनका मकसद होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सदैव पुढे जायचे व कधी मागे वळून नाही पाहायचे, हे ध्येय बाळगतो। यानी कि जो सैनिक है वो हमेशा आगे बढ़ते रहने का और कभी पीछे नहीं आने का ऐसा एक मकसद अपने अंदर रखता है। इसके बाद है आ, सैनिका पुढे कोणती संकटे उभी आहे, यानी कि सैनिकों के सामने कौन सी मुसीबतें खड़ी है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सैनिका पुढे निशा सदैव उभी असते, निशा यानी रात, सैनिका पुढे निशा सदैव उभी असते, मधून मेघ हे नभास ग्रासतात, मधून मेघ नभास ग्रासतात, मध्येच या विजा भयान हासतात, सर्व दिशातून तुफान येतात। अशा प्रकारची संकटे सैनिका पुढे येतात। यानी कि सैनिक जो है, एक सैनिक के आगे हमेशा एक काली रात होती है और बीच बीच में क्या होते हैं, बादल आसमान में छाकर गरजते हैं, बरसते हैं और बीच बीच में जो बिजलियां हैं वो बहुत ही डरावनी तरह से हंसती हैं और चारों दिशाओं में से, सर्व दिशाओं में से क्या आते हैं, तूफान आते हैं। इस तरह से सैनिक के आगे तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। इसके बाद है ई, सैनिकाला कोणत्या गोष्टी थांबवू शकत नाही, यानी सैनिक को कौन सी चीज़ें नहीं रोक सकती। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रलोभन, लोभ, मोह बंधने, विरोध, क्रोध सैनिकाला थांबवू शकत नाही। यानी कि लालच, अपने घर वालों की जो मोह बंधन है अपने परिवार से वो, और विरोध यानी कि कोई भी उनको नहीं, विरोध या कोई उनके खिलाफ अगर जाता है या कोई उनको क्रोध जो है या गुस्से से कोई उनको बोलता है तो ये चीज़ें उनको नहीं रोकती। वो किसी से नहीं डरते हैं, वो किसी को नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद है खेळूया शब्दांशी। खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा।
यानी कि नीचे जो शब्द अल्फाज दिए गए हैं उसको कविता में कौन से समानार्थी शब्द आए हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है। समानार्थी यानी एक ही मतलब वाले, एक जैसे मतलब जिसका निकलता है, ऐसे सिनोनिम्स। तो पहला है आकाश। तो इसके लिए हमको कविता में कौन सा शब्द आया है आकाश के लिए? आकाश यानी आसमान। आसमान के लिए एक शब्द आया है कविता में नभ। नभ और आकाश दोनों का एक ही मतलब होता है आसमान। दूसरा है रात्र। रात्र यानी रात। रात के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? निशा। तो यहाँ पर हम इसका सिनोनिम्स लिखेंगे निशा। उसके बाद है ढग। ढग यानी कि बादल। बादल के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? मेघ। मेघ और ढग दोनों का एक ही मतलब है बादल। 4 नंबर है राग। राग यानी गुस्सा। तो गुस्से के लिए कौन सा शब्द आया है कविता में? क्रोध। क्रोध यानी भी गुस्सा ही होता है। और 5 नंबर पर है लोभ। लोभ यानी कि लालच। लालच, लोभ, इसका कौन सा सिनोनिम्स आया है कविता में? प्रलोभन यानी कि लालच। अब यहाँ पर उसके बाद है दूसरा सवाल आ। गटात न बसणारा शब्द लिहा। गटात यानी कि नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं उसमें से 3 अल्फाजों के जो मतलब है वो एक जैसे होते हैं और एक जो अल्फाज है उनका मतलब अलग होता है, कुछ अलग होता है वो शब्द का मतलब, इसलिए वो उस गट में नहीं बैठता है। ऐसा शब्द हमको ढूंढ कर निकालना है और उसको अलग करना है। एक है निशा, रजनी, यामिनी, मेघ। तो अब हम देखेंगे कि निशा का मतलब क्या होता है? रात। रजनी का भी मतलब होता है रात और यामिनी का भी मतलब होता है रात। यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द अलग दिख रहा है हमको, मेघ। मेघ यानी बादल। अब निशा, रजनी और यामिनी तीनों का मतलब क्या है? रात। और मेघ का मतलब होता है बादल, यानी कि मेघ क्या हो गया? इस गट में नहीं बैठता है, यानी मेघ इससे अलग है। तो हम मेघ को यहाँ पर कट कर देंगे और निशा, रजनी, यामिनी ये तीनों शब्द गट में बैठते हैं। और न गटात न बसनारा शब्द कौन सा है? मेघ। फिर 2 नंबर है सदैव, नित्य, सदोदित, क्वचित। सदैव यानी हमेशा, नित्य यानी भी हमेशा, सदोदित यानी भी हमेशा, क्वचित यानी कभी कभी। तो अब यहाँ पर कौन सा शब्द अलग हो गया? क्वचित यानी कि कभी कभी। ये जो अल्फाज है यहाँ पर अलग हो गया, गट में नहीं बैठ रहा है। गटात न बसनारा शब्द है, इसलिए हम क्वचित को यहाँ पर अलग लिखेंगे। तो पहले इसमें है मेघ और दूसरे इसमें है क्वचित। इसके बाद ई, अचूक शब्द ओळखा, यानी कि जो सही शब्द है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो दिशा, 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 ऐसा अलग अलग हमको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है वो हमको लिखना है। तो इसमें से जो है दूसरा जो शब्द है रस्व वेलांटी वाला दिशा, तो वो सही है, आप इसको लिखिए। दूसरे नंबर पर है सदैव, 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 सदैव। इस तरह से यहाँ पर देखिए, कुछ जैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं वैसे ही हमको यहाँ पर सही जो करेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है वो बताना है। तो पहले इसमें जो हमने देखे दिशा में दूसरे नंबर वाला अल्फाज सही है और इसमें जो है तीसरे नंबर वाला अल्फाज सही है सदैव। स द के ऊपर 2 मात्रा, दई और व, सदैव, ये अल्फाज सही है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दी गई है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ई, गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द खालील आकृतीत दिले आहेत। हे शब्द अभ्यासा। अ हा उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द पुढील आकृतीमध्ये लिहा। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले डायग्राम में क्या है, एक गैर शब्द लिखा है राउंड के अंदर और उस शब्द के आगे हमको जो एरो दिए गए हैं उसके आगे, उस गैर के आगे कुछ अल्फाज लगाकर और शब्द बनाए गए हैं। जैसे गैर के आगे हज़र लगा दिया तो गैर हज़र बन गया, फिर गैर के आगे समझ लगा दिए तो गैर समझ बन गया, फिर गैर के आगे सोए लगा दिए तो गैर सोए बन गया और गैर के आगे वर्तन लगा दिए तो गैर वर्तन बन गया। उसी तरह से अब हमें क्या करना है, जो सामने जो डायग्राम दी गई है अ लिखा हुआ है उसके अंदर, और अ के आगे अब हम क्या लगाएंगे, ऐसे शब्द लगाकर हमको यहाँ पर उसको उस आकृति को पूरा करना है। तो हम इसमें पहले लगाएंगे अ निद्रा, निद्रा के आगे अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वो अनिद्रा।
अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना, नींद या नींद नहीं होना, अनिद्रा। उसके बाद लगाएंगे हम अपचन। पचन का क्या होगा? अपचन यानी कि पच नहीं रहा है ऐसा, अपचन। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे तीसरे एरो के आगे अपमान। मान का क्या हो गया? अपमान। और चौथे एरो के सामने लिखेंगे अनादर। आदर का अनादर। तो इस तरह से हमने अ लगाकर ये अल्फाज बना लिए हैं। एक बार फिर से लिखिए। पहले एरो के सामने हम लिखेंगे अनिद्रा, दूसरे एरो के सामने लिखेंगे अपचन, और तीसरे एरो के सामने लिखेंगे अपमान, और चौथे एरो के सामने लिखेंगे अनादर। इस तरह से हमने ये आकृति पूरी कर ली है। आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए, इन सवाल जवाबों को अच्छे से याद कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर्स से कांटेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स का सलाह मशवरा लीजिए और अच्छे से पढ़ाई